वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 161 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 161 तक पहुँच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हो गई है 14 फरवरी 2021 और आज की डेट का आखिरी टेस्ट है ये। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ किया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना या फिर वार्षिक पंचवर्षीय योजना। देखिए पंचवर्षीय योजनाएं ये जो हैं अब समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन 150 प्रश्न आते हैं यूपी पीसीएस में। तो एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है हिस्ट्री समझ के, ठीक है। तो 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ हुआ था पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, और इन 20 सूत्री में गरीबी हटाओ बहुत पूछा जाता था पहले, वो भी शामिल था। तो देखिए 20 सूत्री कार्यक्रम का आरंभ पाँचवीं पंचवर्षीय योजना में किया गया, और ये 20 सूत्र कौन कौन से हैं? गरीबी हटाओ, जनशक्ति, किसान मित्र, श्रम कल्याण, खाद्य सुरक्षा, सबके लिए आवास, जन जन का स्वास्थ्य लिखा है ये, शुद्ध पेयजल सबके लिए, शिक्षा, महिला का कल्याण, बाल कल्याण, युवा कल्याण, बस्तियों का सुधार, ग्रामीण सड़क सुधार, सामाजिक सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण एवं वन वृद्धि, ग्रामीण ऊर्जा, पिछड़ा क्षेत्र विकास, ई शासन और अनुसूचित जाति जनजाति, ठीक है, और पिछड़ा वर्ग व अल्पन संख्यकों के हितों की सुरक्षा। कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमनरोधी के तौर पर प्रयोग होता है? इंपॉर्टेंट है ये। इसका उत्तर है एथिलीन ग्लाइकॉल, ऑप्शन नंबर बी। तो स्वचालित इंजनों में जो है एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमनरोधी के तौर पर किया जाता है। इसका प्रयोग जो है रेडिएटर में किया जाता है, रेडिएटर। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है? इस तरह का एक आध प्रश्न पूछ लिया जाता है यूपी पीसीएस में। किसको कहा जाता है? लग्जमबर्ग को नहीं, नीदरलैंड को नहीं, स्विट्जरलैंड को नहीं। उत्तर है इसका बेल्जियम, ऑप्शन नंबर ए। तो बेल्जियम को यूरोप का कॉकपिट जो है वो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। उत्तर प्रदेश में रेड सॉइल मुख्यतः पाई जाती है, लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है उत्तर प्रदेश में? आगरा मथुरा में तो नहीं पाई जाती, एट्टा मैनपुरी में नहीं पाई जाती, सीतापुर बाराबंकी में नहीं पाई जाती, मिर्ज़ापुर झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी मुख्यतः दक्षिणी इलाहाबाद, झांसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र तथा चंदौली डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। इससे रिलेटेड प्रश्न मैंने थंबनेल पर डाला है, उसका आंसर भी आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? किसके अवशोषण में करता है? आयरन के अवशोषण में, लोह यानी। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। यह जल में घुलनशील है और इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। जितने भी विटामिन हैं इंपॉर्टेंट, ए हो गया, बी हो गया, B1 हो गया, B3 हो गया, B6 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के हो गया, इन सबके आपको केमिकल नेम याद होने चाहिए और इनकी कमी से होने वाले रोग भी याद होने चाहिए, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? फॉर एग्जाम्पल आप 6 फुट के हैं और आप मार्केट से लेके आए प्लेन मिरर 3 फुट का, तो आपकी पूरी की पूरी लंबाई जो है दिख जाएगी पूरे शरीर की, यानी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा होना चाहिए। तो ये प्रश्न यूपी पीसीएस ने कई बार पूछा है, 12 से लेकर 16 के बीच में। किसी व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई उस व्यक्ति की आधी तो होनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। एजोला है एक, एजोला कोई जलीय बैक्टीरिया नहीं है, जलीय एल्गी नहीं है, जलीय फर्न है। ये एल्गी लिखा, एल्गी मतलब शैवाल। नहीं एलजी लिखा है वो। फिलहाल ये उत्तर है इसका। देखिए शैवाल जो होते हैं, शैवाल वो ताजे जल में, गर्म जल के झरने, यहाँ कॉमा छूट गया, कॉमा समुद्र, भीगी मिट्टी, कॉमा पेड़ों के तने और चट्टानों पर पाए जाते हैं। एजोला नामक टेरिडोफाइटा पौधे के अंदर पाया जाने वाला एक जलीय फर्न है, सही है। वो जलीय एल्गी ही लिखा है, यानी शैवाल लिखा है, ठीक है। और जलीय फर्न कहाँ पाया जाता है? एजोला नामक टेरिडोफाइटा के पौधे के अंदर पाया जाने वाला जलीय फर्न। जो एजोला है वो टेरिडोफाइटा पौधे के भीतर पाया जाने वाला एक जलीय फर्न है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है, यानी इसका मतलब हो गया अल्टरनेट करंट को डीसी यानी डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। डायनामो क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है। मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में चेंज करती है। और ट्रांसफार्मर का क्या कर रहा है? हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में परिवर्तित करना, और साथ ही निम्न वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में भी परिवर्तित करता है। कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज खाते हैं, कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि ट्रांसफार्मर जो है एसी को डीसी में चेंज करता है या डीसी को एसी में नहीं करता, वो रेक्टिफायर का काम है। ठीक है, ट्रांसफार्मर तो एसी टू एसी ही परिवर्तित करता है, मतलब हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी में। तो देखिए, रेक्टिफायर द्वारा अल्टरनेट करंट को डायरेक्ट करंट में परिवर्तित किया जाता है। बात करें डायनामो की, तो काइनेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है और यह विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर अगर देखें तो हाई वोल्टेज एसी को निम्न वोल्टेज एसी और निम्न वोल्टेज एसी को हाई वोल्टेज एसी में परिवर्तित करता है। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप ही नहीं है? देखिए, हीरा कार्बन का प्रूफ है, ग्रेफाइट कार्बन का प्रूफ है, फुलरेन बहुत पूछते हैं कार्बन का प्रूफ है, ऑक्सी कार्बन कोई कार्बन का प्रूफ नहीं है। तो कार्बन के अप्रूप निम्न है। हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, कोयला हो गया, कास्ट कोयला हो गया, अस्थि कोयला हो गया, काजल कोक और गैस कार्बन। याद रखना इनको सबको। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन इस्लाम से प्रभावित था? चैतन्य, मीराबाई, नामदेव या वल्लभाचार्य? इस्लाम से प्रभावित कौन था इनमें से? नामदेव। ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो नामदेव का जन्म हुआ था 1270 में पंढरपुर में। ये महाराष्ट्र के सूफी संत थे और इस्लाम से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सांप्रदायिक अधिनिर्णय की घोषणा के पश्चात निम्नलिखित में से किसे संपादित किया गया? पूना पैक्ट। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय प्रस्तुत किया। इसके बाद 26 सितंबर 1932 को गांधी अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ। एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? कौन सा आर्टिकल है? 127, 122, 126 या 139? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच नहीं की जा सकती? कौन सा आर्टिकल है? अनुच्छेद 122। तो आर्टिकल 122 द्वारा यह प्रतिबंधित किया गया है कि न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच नहीं की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। 13वां प्रश्न है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? 2 एंग्लो इंडियन अभी तक अपॉइंट करता था राष्ट्रपति लोकसभा में और 12 राज्यसभा में, तो ये तो अब रहे नहीं। इसका आर्टिकल फिलहाल कौन सा है? 331 याद रखना। तो अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकता है यदि राष्ट्रपति को लगे कि लोकसभा में उनका प्रतिनिधित्व ना है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी बताइए इनमें से? इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या प्रयुक्त होती है? हीलियम। तो विद्युत बल्ब में प्रयोग की जाने वाली गैस है हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किससे समुद्र की गहराई मापते हैं? लैक्टोमीटर से तो दूध की शुद्धता मापते हैं, एलिमिनेट कर दो। पायरोमीटर से मापा जाता है हाई वोल्टेज टेम्परेचर, मतलब हाई टेम्परेचर। फैदोमीटर इसका आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई, ऑप्शन नंबर बी। तो समुद्र की गहराई मापते हैं हम फैदोमीटर से। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। इमारतों में 3 मेहराबों वाला अग्रभाग तथा बल्बनुमा गुंबद, कॉर्निस के प्रयोग का आरंभ तथा समृद्ध नक्काशियों से अलंकृत दीवारें। उपरोक्त विशेषताएं निम्नलिखित में से किस प्रांतीय वास्तुकला से संबंधित है? बताइए। बीजापुर शैली, जौनपुर शैली, मालवा शैली या बंगाल शैली? किसकी विशेषताएं हैं ये? ऑप्शन नंबर ए, बीजापुर शैली। तो उपर्युक्त विशेषताएं बीजापुर शैली से रिलेटेड हैं और उपर्युक्त विशेषताओं के अतिरिक्त इन इमारतों में लोहे के क्लैंपों और गारे के मजबूत प्लास्टर का उपयोग भवन को मजबूती देने के लिए किया गया था। सल्तनतकालीन वंश तथा संबंधित वास्तुकला की विशेषताओं से रिलेटेड निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। खिलजी वंश के सामने बट्टार शैली लिखी है, तुगलक वंश के सामने सल्जुक शैली लिखी है, लोधी वंश के सामने मकबरों का निर्माण। बताइए कौन सा सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है? देखिए, खिलजी वंश होना चाहिए तुगलक वंश होना चाहिए बट्टार शैली से,
और खिलजी वंश होना चाहिए सल्जुक शैली से। तो दोनों के दोनों ये गलत हैं। लोदी वंश जो है वो मकबरे का निर्माण, केवल तीसरा वाला स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है। तो देखिए युग्मकों का सही सुमेलन निम्नलिखित है। खिलजी वंश हो गया सल्जुक शैली से, तुगलक वंश हो गया बट्टार शैली से, लोदी वंश हो गया मकबरों का निर्माण। खिलजी वंश ने वास्तुकला की सल्जुक शैली की शुरुआत की, जिसकी विशेषता लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग तथा मेहराबदार इमारतों का निर्माण है। बात करें तुगलक वंश की, तो तुगलक वंश के काल को वास्तुकला के लिए संकट का काल माना जाता है। लोधी वंश के काल में वास्तुकला के रूप में अधिकतर मकबरों का निर्माण जो है वो करवाया गया। फिर से सुन लीजिएगा, लोधी वंश के काल में वास्तुकला के रूप में अधिकतर मकबरों का निर्माण करवाया गया। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। पानी का अधिकतम घनत्व किस ताप पर होता है? 0 डिग्री पर नहीं, 32 डिग्री पर नहीं, -4 डिग्री पर नहीं, 4 डिग्री पर होता है। डी है इसका आंसर। तो पानी का अधिकतम घनत्व जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। डी है इसका आंसर। कूलाम इकाई है किसकी? विद्युत धारा, विद्युत प्रतिरोध, विद्युत आवेश या फिर विद्युत क्षेत्र की तो है नहीं, बताइए किसकी है फिर? प्रतिरोध की या आवेश की? तो कूलाम है विद्युत आवेश की इकाई। क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। अंतिम प्रश्न है ये। चंद्रमा पर गए आप, वहां से आकाश को देखेंगे तो कौन से रंग का दिखाई देगा? नीला, काला, लाल, सफेद? चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काले रंग का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो चंद्रमा पर से जो है आकाश का रंग जो है काला दिखाई देता है, या अंतरिक्ष से देखेंगे तब भी आकाश काला दिखाई देता है। ये प्रश्न पूछा गया है कई बार। तो ये 20 प्रश्न थे, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। आज का तीसरा टेस्ट था यूपीपीसीएस के लिए। टोटल 4 टेस्ट था चौथा, और एक आज यूपीएससी का भी पढ़ा है। प्रैक्टिस करते रहें हर दिन। धन्यवाद।